बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की गिनाई उपलब्धियां। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि सीमित, नियंत्रित और सुरक्षित चारधाम यात्रा की जाएगी शुरू। पर्यटन से जुड़े लोगों को राहत देने के लिए किए गए हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय। उत्तराखंड में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। प्रदेश में 42 और कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप। अब संक्रमितों की संख्या हुई 1085। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में कोरोना को लेकर डर। जून माह में किसी भी प्रकार की यात्रा न खोलने की मांग। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों ने डीएम से की मुलाकात। कांग्रेस का प्रदेश सरकार पर हमला। कहा क्वारंटाइन सेंटरों में बिताएं एक रात। सूर्यकांत धस्माना ने लगाया लापरवाही का आरोप। और फिर बदला देवभूमि में मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 5 जून से बहुत भारी बारिश के आसार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश के विभिन्न राज्यों से रुद्रप्रयाग जिले से आ रहे प्रवासियों को होटलों में क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन उन्हें घटिया खाना परोसे जाने से भी परेशान हैं। प्रवासियों ने जब सोशल मीडिया और मीडिया के पास अपनी परेशानियों को रखा तो उसके बाद प्रशासन की आंख खुली और जिलाधिकारी वंदना चौहान ने जिला आपूर्ति अधिकारी एवं नोडल अधिकारियों के साथ क्वारंटाइन सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। डीएम वंदना चौहान ने संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर पुष्पदीप, सम्राट व शीतल होटल में रह रहे लोगों को दिए जाने वाले भोजन को लेकर निरीक्षण किया। इस अवसर पर सभी जवान पूरी सुरक्षा के साथ ड्यूटी पर तैनात थे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्वयं फूड पैकेट को देखा और क्वारंटीन में रह रहे लोगों से भोजन के विषय में पूछकर और युवकों ने बताया कि सोशल मीडिया और मीडिया द्वारा खबर को दिखाए जाने के बाद होटल स्वामी अब खाना अच्छा दे रहे हैं। सम्राट होटल में क्वारंटीन में रह रहे युवाओं से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि अब उन्हें अच्छा खाना मिल रहा है। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान लोगों ने बताया कि अब कोई समस्या नहीं है। लालकुआ क्षेत्र में हल्दू चौड़ के समीप जो अंग्रेजी शराब की दुकान पहले से खुली थी, उसके मालिक द्वारा दुकान को कुछ किलोमीटर ऊपर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते जिस क्षेत्र में जहां शराब की दुकान खोली जा रही है वह क्षेत्र ग्रामीण इलाकों से घना है और उसके बगल में उत्तराखंड का प्रसिद्ध मंदिर महालक्ष्मी है। इस दौरान दुकान के विरोध में जिसके चलते 5 ग्राम प्रधानों ने इसकी आपत्ति जाहिर की है और यहां दुकान न खोलने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ दुकान स्वामी द्वारा जो दुकान नई बनाई जा रही थी उसको लोगों द्वारा विरोध करने पर काम रुकवा दिया गया और ग्राम प्रधानों ने दुकान खोलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। यहाँ पे ये भट्टी आ रही है इस बच्चीपुर गांव में, जो कि एक काफ़ी शांत एक एरिया है। उसके आसपास मंदिर का भी एक विषय है कि ऐसे रखे हम लोग यहाँ से प्रशासन के पास गए और कल से इसका विरोध लगातार जारी है। तो और दूसरा क्या है कि इसमें यहाँ के जितना भी यहाँ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो लगभग इसी पक्ष में है कि यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से इस भट्टी को यहाँ पर स्थापित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो कोई मुद्दा है नहीं कि कोई नई यहाँ पे भट्टी आ रही है। पहले से ही एक स्थापित है जो बरोटा मंदिर केशव में, उसे यहाँ पे शिफ्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि भाई कहीं राजस्व या कहीं उसमें सरकार ये सोचे कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्षेत्र शांत प्रिय है, यहाँ पे जो बच्चीपुर का क्षेत्र है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान है, सभी का है इसमें। और ये जो भट्टी है ये दूसरी ग्राम पंचायत में है, दूर है, जंगल के उस तरह कोई आबादी का क्षेत्र नहीं है। फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती इसको यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहे हैं और जहाँ पे ये ला रहे हैं वहाँ पे हमारे उत्तराखंड का मुख्य प्रसिद्ध मंदिर है महालक्ष्मी मंदिर, और वहाँ पे कितने जैसे गणेश महोत्सव या काफ़ी सुंदर प्रोग्राम यहाँ पे किए जाते हैं सांस्कृतिक और सभी से, जिससे आने वाले समय में अगर इसी तरह का ये अगर भट्टी खुलती है तो यहाँ पे काफ़ी अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा।
रामपुर काठगोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग 87 पर अचानक चलती कार में आग लग गई। इस दौरान कार चालक ने बमुश्किल आग कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बता दें, पंतनगर थाना क्षेत्र के नगला बाईपास के पास अचानक एक कार धू कर जल उठी। मौके पर पहुंची पुलिस व अग्निशमन वाहन ने आधे घंटे के अंदर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर जाम लग गया। चालक ने बताया कि वह जानने वालों को धनाचुली छोड़कर वापस आवास विकास किक्षा रोड जा रहा था, तभी ये नगला बाईपास के पास अचानक कार में आग लग गई। से आ रहे थे, धनाचुली से आगे अपने कोई रिलेशन में थे, उनको छोड़ के आना था। तो छोड़ के आ रहे थे, तो उसके बाद इसमें अचानक ही स्पार्किंग हो गई। स्पार्किंग हो गई, अचानक ही आग लग गई। इतनी आग बढ़ गई कि मतलब उतरना ही मुश्किल पड़ गया। वो तो गाड़ी लॉक नहीं हो पाई, इसमें तो दिक्कत हो गई। आप उतर गए थे टाइम से? हाँ, उतर गए। अनलॉक 1 घोषित होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोले जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें सभी धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की गई है। धार्मिक स्थल खोले जाने को लेकर सभी समुदाय के लोगों में खुशी की लहर तो है, लेकिन हिंदू धर्मगुरु व मुस्लिम धर्मगुरु धार्मिक स्थलों पर कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों से संयम बनाने की अपील कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर व मस्जिदों में प्रवेश करें। हिंदू धर्मगुरु महामंडलेश्वर मैत्रेयी जी ने धार्मिक स्थल खोले जाने पर सरकार का आभार जताया, तो वहीं भगवान के दर्शन करने वाले भक्तों को भी इस महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने को कहा है। वह बिना मास्क के अंदर मंदिर में प्रवेश करने के लिए मना किया गया है कि आप जब भी मंदिर में आए तो मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु के मुस्तफियों ने भी मस्जिद में कम संख्या में पहुंचकर उचित दूरी बनाकर नमाज अदा करने की अपील की है और बुजुर्गों व बीमारों को घरों में इबादत करने की अपील भी की जा रही है। साथ ही मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा कर वापस घर लौटने की अपील की है। जितना समय धार्मिक स्थानों को बंद रखना था, पूरी कोशिश की है सरकार ने। अब समय अधिक भी हो गया है, लोगों की अपनी आस्था भी है और उस आस्था के साथ साथ व्यक्ति को अपनी सावधानी भी बरतना अति आवश्यक है। अभी 3 महीने से अपना भी मंदिर पट बंद थे इस रूप में कि भाई बाहर के लोग कोई ना आए, लेकिन सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। किया है 8 तारीख से धार्मिक स्थल खोलने का। हम हुकूमत का इस सिलसिले में हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं और हुकूमत के ऐलान के बाद हम लोगों की कुछ जिम्मेदारी आयद होती है कि हम लोग मस्जिदों में जब आएँ तो समाजी फासले रखें, मस्जिदों के अंदर सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा करें, नवाफिल और सुन्नतें अपने घरों में पढ़ें और वज़ू घर से करके आएँ। तारीख से यानी 8 जून से जो धार्मिक स्थल खोलने का फ़ैसला लिया है, तो मैं सरकार के इस फैसले की सराहना करता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ कि सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने का ये आदेश किया है। और इसके ताल्लुक़ से मैं अपने सभी मुस्लिम वासियों से, चाहे वो उत्तराखंड के हो या उत्तराखंड के बाहर के हों, तो उन सब से मैं ये अपील करता हूँ और ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस महामारी के मौके पर अपने आप को महफूज रखें, स्वस्थ रखने की कोशिश करें। नैनीताल हाईकोर्ट ने काशीपुर के जसपुर खुर्द ग्राम सभा नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण और साफ सफाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगर निगम काशीपुर से 3 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि काशीपुर निवासी वीरेंद्र कंडारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि काशीपुर के जसपुर खुर्द गांव में कई परिवार निवास करते हैं। गांव की पानी की निकासी के लिए ग्राम सभा में 2 मीटर चौड़ा नाला बनाया गया था, जिसके ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिस कारण नाले की चौड़ाई घटकर कुछ मीटर ही रह गई है, जिससे नाले का बहाव अवरुद्ध हो गया है और उसमें कूड़ा गंदगी भरी रहती है। नगर पालिका द्वारा ना तो अतिक्रमण हटाया जा रहा है और ना ही नाले की सफाई की जा रही है। ये याचिका काशीपुर की है, जसपुर खुर्द जो विलेज है
तो उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया और काफ़ी मोहल्ले उसके अंतर्गत आते हैं। और जो हाउसेस की वेस्टेज का जो एक नाला है 2 मीटर चौड़ा है वो और काफ़ी लंबा है। तो एक्चुअली इंक्रोचमेंट के बाद वो हो गया 2 फीट। और ड्रेनेज की कोई व्यवस्था तो नगर निगम उसमें कर नहीं रहा है अल्टरनेट, और इंक्रोचमेंट भी उस पर काफ़ी है। तो उसमें क्या है, काफ़ी बीमारी फैलने का खतरा है। कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन और अब अनलॉक 1 के 70 दिन बाद भी प्रवासी मजदूरों की आवाजाही लगातार जारी है, जिसके चलते अन्य प्रदेशों के मजदूर हालांकि अपने प्रदेशों को वापस लौट चुके हैं, तो वहीं अब दूसरी ओर नेपाली मूल के मजदूर काम न मिलने के कारण तंगहाली झेलते हुए वापस अपने वतन लौटने को मजबूर हैं। आपको बता दें, बीते मंगलवार को भी करीब 150 से 200 नेपाली मूल के मजदूर और उनका परिवार विकासनगर अंतर्गत बाड़वाला क्षेत्र में रुके थे, जिनको प्रशासन की मदद से व्यवस्थित ढंग से इस बसों के द्वारा देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्टेडियम पहुंचाया गया था, जहां से उन्हें चिकित्सकीय परीक्षण के बाद उनके गंतव्य की ओर रवाना किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं आज भी बाड़वाला क्षेत्र में करीब 100 से अधिक नेपाली मूल के मजदूर आकर रुके हुए हैं, जिन्हें स्थानीय पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह देने के साथ ही मजदूरों के खाने और उनके रहने के लिए भेजने की जानकारी दी है। इस दौरान मजदूरों ने बताया कि वह लोग अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण आदि में अपने परिवार के साथ लोगों के साथ दिहाड़ी मजदूर करते थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब जगह काम बंद हो चुका है, जिस वजह से उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिस वजह से वह अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। कल हमें सूचना मिली थी कि बाड़वाला में विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत कुछ नेपाली मजदूर वहाँ रुके हुए हैं और जो है उनकी जो है नेपाल जाने की उनकी व्यवस्था की जा रही है। तो इस संबंध में हमने जब फोर्स को भेजा तो पता चला करीब 150 करीब मजदूर थे, जिनके लिए करीब 7 बसें लगाई गई थी। तो उनकी परमिशन हो रखी थी, तो उनको नाम पता नोट करके जो है महाराणा प्रताप स्टेडियम भेजा गया, जहाँ से जो है उनको द्वारा उचित माध्यम भिजवाया गया। आगामी 8 जून से तीर्थ स्थलों में यात्रा को लेकर छूट दिए जाने से केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में डर बन गया है। उनकी माने तो पूरे देश में कोरोना महामारी फैल रही है और यात्रा शुरू होने के बाद देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु धाम पहुंचेंगे, जिसके बाद कोरोना महामारी को और भी बढ़ा दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में कोरोना को लेकर डर। जून माह में किसी भी प्रकार की यात्रा न खोलने की मांग। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों ने डीएम से की मुलाकात। कोरोना से तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोगों में बना डर। आगामी 8 जून से तीर्थ स्थलों में यात्रा को लेकर छूट दिए जाने से केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में डर बन गया है। उनकी माने तो पूरे देश में कोरोना महामारी फैल रही है और यात्रा शुरू होने के बाद पूरे देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु धाम पहुंचेंगे, जिसके बाद कोरोना महामारी और भी बढ़ जाएगी। ऐसे में केदारनाथ यात्रा को जून माह में शुरू किया जाना सही नहीं है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने जिलाधिकारी वंदना चौहान से मुलाकात कर जून माह में किसी भी प्रकार की यात्रा न खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते तीर्थ पुरोहित समाज और स्थानीय लोगों में डर बना हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से आगामी 8 जून से तीर्थ स्थलों में यात्रा की छूट दिए जाने से कोरोना महामारी संकट को और बढ़ावा दिया जा रहा है और कहा कि यात्रा न चलने के कारण भले ही लोगों के व्यापार पर असर पड़ा है, मगर यात्रा शुरू होने के बाद कोरोना बीमारी से लोगों को परेशान होना पड़ेगा। बैठक में तीर्थ पुरोहित समाज ने कहा कि भैरवनाथ मंदिर की पूजा अर्चना के लिए जिला प्रशासन द्वारा सीमित संख्या में अनुमति 10 जून तक प्रदान की जाए, जिससे तीर्थ पुरोहित समाज यज्ञ के लिए तैयारी कर ले। भविष्य में खोले जाने वाली यात्रा की तैयारियों के लिए तीर्थ पुरोहित समाज को धाम में स्थित भवनों को ठीक करने तथा व्यवस्था को सुचारू करने के लिए समय चाहिए होगा। बेरोजगारी, कई अपने पारिवारिक समस्याएं हैं, आर्थिक तंगी है, विद्यार्थी वर्ग हैं, परेशानी है और इस समय अब जो भी ये तो शासन प्रशासन का निर्देश है, पर अपने ये है कि इस समय थोड़ा जून जुलाई तक, क्यों बरसात के टाइम पे बहुत संक्रमित
बता रहे हैं, आगे से जो रिपोर्टें आ रही है तो आगे उस मौसम समय अनुकूल दे करके जो है उस हिसाब से यात्राएं जो है जो भी शासन प्रशासन का दिशा निर्देश मिले केंद्र से पर यहाँ की भौगोलिक स्थिति देख करके बरसात के बाद यात्रा शुरू हो सकती है। अब उसमें तो सर ऐसा है कि एक तो जो कोरोना का वो चल रहा है उसमें जो है ये काफ़ी बड़ा मतलब उसमें चल रहा है, तो इसमें व्यवस्थाएं होनी चाहिए तो तब जाके कुछ व्यवस्थाएं हमारे पास कुछ नहीं है, तो ऐसे में तो महामारी डीएम वंदना ने कहा कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों पर ही केदारनाथ यात्रा का संचालन होगा। जिला कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में जिला अधिकारी वंदना ने बताया कि वर्तमान में सरकार की ओर से यात्रा खोलने के लिए किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। अभी जिला चारधाम यात्रा के संबंध में शासन से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही इसमें कोई विस्तृत गाइडलाइन प्राप्त होती है इसमें आपको इन्फॉर्म करेंगे। वहीं राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि केदारनाथ यात्रा को लेकर कोई भी दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही यात्रा को शुरू किया जाएगा। बहरहाल पर्यटन को लेकर सरकार भले ही गंभीर है, लेकिन यात्रा को लेकर कोरोना का तगड़ा असर दिख रहा है, जिससे राज्य सरकार को भारी घाटा भी उठाना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि हालात कब तक सामान्य होते हैं और यात्रियों का जमावड़ा केदारनाथ के दर पर फिर लगता है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित टिवरी की रिपोर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट ने हवाई सेवा से राज्य से आने वाले प्रवासियों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए बुधवार को केंद्र व राज्य सरकार के अलावा मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन सचिव को नोटिस जारी कर 9 जून तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुलबे खंडपीठ में हुई। आपको बता दें, उमेश कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार हवाई जहाज से आने वाले प्रवासियों के साथ भेदभाव कर रही है। सरकार की ओर से यहां आने वाले प्रवासियों को क्वारंटीन के नाम पर होटलों में रखा जा रहा है और उनके ठहरने और खाने पीने का खर्चा उनसे वसूला जा रहा है, जबकि अन्य यात्रियों का खर्चा राज्य सरकार खुद वहन कर रही है, जो कि गलत है। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में केंद्र व राज्य के साथ साथ प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, नागरिक उड्डयन सचिव व देहरादून के जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 9 जून तक जवाब पेश करने को कहा है। उत्तराखंड में जब से ये वायु मार्ग खोला है सरकार ने, उसके बाद से व्यवस्था लागू की है कि जो लोग हवाई मार्ग से उत्तराखंड में आएंगे उनके लिए उन्होंने होटल रिक्वायर किए है गवर्नमेंट ने, और उसमें जो जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको होटलों में भेजा जा रहा है। लेकिन सरकार की कथनी और करनी में यहाँ पर अंतर आ रहा है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि उन होटलों का किराया सरकार द्वारा दिया जाएगा, लेकिन ठीक उसके विपरीत हवाई यात्री जितने भी आ रहे हैं उनको बसों में भरकर जबरदस्ती उन होटलों में भेजा जा रहा है, जिसका किराया भी उनसे वसूला जा रहा है और खाने का खर्चा भी अलग से वसूला जा रहा है। तो इस पर आज हमने एक जन याचिका यहाँ पर दायर कर दी। उसमें आज माननीय न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है और सरकार से पूछा है कि ये दोहरी नीति आप क्यों अपना रहे हैं। रेल यात्रियों से और सड़क द्वारा आने वाले यात्रियों का किराया सरकार भर रही है, तो एयरपोर्ट से जो बाई एयर आ रहे हैं उनसे किराया क्यों वसूला जा रहा है। तो इस पे मामले में आज सुनवाई हुई और अगली सुनवाई इसमें सरकार से जवाब मांगा और 9 तारीख को आगे की सुनवाई इसमें जारी रहेगी। और इस बीच वक्त तक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन कोसानी क्लस्टर योजना के अंतर्गत कई रेखी विभागों में विकास कार्यों के संबंध में डीएम रंजना राजगुरु ने बैठक की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पाया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के तहत दी गई राशि का व्यय ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी को निर्देशित किया गया है कि सही ढंग से योजना का संचालन किया जाए और ठीक जगह पर राशि को खर्च किया जाए। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरा होने पर सीएम मीडिया से मुखातिब हुए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मोदी सरकार ने 2.0 में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हुए मीडिया से मुखातिब। मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरा होने पर कहा, मोदी 2 के पहले साल लिए गए ऐतिहासिक फैसले। पहले साल के कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल। कोरोना पर पीएम ने समय पर लिए सही फैसले। कोरोना से मृत्यु की दर वैश्विक औसत से कहीं कम। 1 साल की सफलता ने पीएम को बनाया वैश्विक नेता। आज हमारे किसान देश की मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरा होने पर सीएम मीडिया से मुखातिब हुए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मोदी 2.0 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कौन से ऐतिहासिक फैसलों का सीएम ने जिक्र किया है। देश की रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया। धारा 370 और 35A को खत्म कर नया इतिहास लिखा। 3 तलाक को खत्म कर मुस्लिम बहनों को बड़ी राहत दी। नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी दी गई। राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। कारपोरेट टैक्स और आयकर में रियायत दी गई। छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई। हर घर जल हर घर नल योजना पर टाइम बाउंड तरीके से काम। एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू की गई। स्काइप के माध्यम से मीडिया से बात करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा सही समय पर लिए गए सही फैसले से भारत में कोरोना वायरस से उतना नुकसान नहीं हुआ जैसे कि संभावना जताई जा रही थी। लॉकडाउन से संक्रमण की दर को नियंत्रित किया गया। बेहतर व्यवस्था से कोरोना संक्रमण मामलों में मृत्यु दर भारत में 2.9% रही, जबकि वैश्विक मृत्यु दर इससे कहीं अधिक थी। अस्पतालों में पीपी किट, टेस्टिंग किट, आईसीयू, वेंटिलेटर आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई। देश में आज लगभग 4.5 लाख पीपी किट का रोजाना उत्पादन हो रहा है।
सैनिटाइजेशन, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग जागरूक हुए हैं। इस दौरान आम जन को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। 8 करोड़ लोग 5 किलो चावल और गेहूं और 1 किलो दाल 3 माह तक निःशुल्क दी जा रही है। देश के करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हजार रुपए डाले गए। करीब 3 करोड़ वृद्ध, विधवा और विकलांग जनों को 3 माह की पेंशन एडवांस दी गई। लगभग 40 करोड़ महिलाएं जनधन खाता धारकों के खाते में डीबीटी में पैसा भेजा गया। 2 करोड़ से अधिक श्रमिकों को आर्थिक मदद मुहैया कराई गई। आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज प्रदान किया, जिससे आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इस पैकेज द्वारा मजदूरों, किसानों और गाँव को मजबूती मिलेगी। इसमें एमएसएमई सेक्टर को भी बूस्ट करने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसका फायदा राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को भी मिलेगा। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन कराने से गाँव रोजगार के अवसर बड़ी संख्या में उपलब्ध होंगे। इससे विशेष तौर पर अपने गाँव लौटे प्रवासी श्रमिकों को काम मिलेगा। 5,000 करोड़ की वित्तीय मदद दी जा रही है। पीएम मत्स्य संपदा योजना में 20,000 करोड़ का प्रावधान है। इससे भारत ने अगले 5 वर्षों में 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ने की संभावना है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन